যে ফুল ফোটে ফুল বনে তারি মধু কেন মন মধু পেয়ে খাওয়াও না নিত্য। তোমার যে ফুল ফোটে ফুল বনে নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে, তোমার ভিত্তের সেই সভায় কেন খাওয়াও না নিত্য। তোমার যে ফুল ফোটে ফুল বনে তারি মধু কেন মন মধু পেয়ে খাওয়াও না নিত্য। তোমার যে ফুল ফোটে ফুল বনে। So without wasting any time, since we have requested sir that the play is too long, we are not going into any official formalities. He is kind enough to accept our invitation. So I will now request one of our volunteers to hand over the bouquet, please. रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा उपन्यास भारत और निश्चित रूप से बंगाल के सबसे प्रभावशाली और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उपन्यासों में से एक है। कहानी बंगाल पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में विकसित होती है, जो रूढ़िवादी हिंदू धर्म और उदार ब्राह्मण सोच के आदर्शवादी टकराव का एक अग्नि युद्ध था। और भारतीय सुधारवादी आंदोलन के माहौल में जिसने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के धार्मिक कट्टरपंथियों और आधुनिकतावादी बुद्धिजीवियों के बीच टकराव के लिए मंच तैयार किया। हालांकि गोरा का सांस्कृतिक On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Come, my friends, let's all rejoice. Come, my friends, let's all rejoice. On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Will our hearts find peace and happiness in this warm and blissful haven?
will our hearts find peace and happiness in this warm and blissful haven. Come, my friends, let's all rejoice. Come, my friends, let's all rejoice. On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Victory bells ring in the corridors of light. Come, let's sing and reunite. Victory bells ring in the corridors of light. Come, let's sing and reunite. Come, my friends, let's all unite. Come, my friends, let's all unite. আজি শুভ দিনে পিতারো ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই। চলো 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 ভাই, চলো 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 ভাই। On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. भारतवर्ष क्या है? माता का स्वरूप है। एक मां जिसका हृदय अपार स्नेह, ममता और करुणा से पूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री पूर्जाः गृहदृप्तयः, अर्थात स्त्री पूजा के योग्य है, क्योंकि वह गृह को दीप्त यानी आलोकित करती है। अगर हम पश्चिमी सभ्यता को महान समझें और अपने संस्कारों को तुच्छ, तो हम कंपसहीन नाव की तरह भटक जाएंगे, पूर्व पश्चिम का बोध खो देंगे। प्रणाम बाबा। तुम यहाँ? बाबा, सभी पवित्र हिंदुओं को गंगा में स्नान करना चाहिए। बेटा, हिंदू धर्म एक ऐसा रहस्य है जिसे ऋषि मुनियों ने गहरी चिंतन के बाद दिशा दी है। इसे समझना सबके वश की बात नहीं है, और ये तुम्हारी परंपरा भी नहीं है। तुम तो अंग्रेजी संस्कार में पले बड़े हो ना। परंतु बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म का नाता मेरे साथ जन्म जन्मांतर से है। तभी तो इस बार मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। सिर्फ कह देने से ही कोई हिंदू नहीं बन जाता। इसका मार्ग बहुत कठिन है। सत्य वचन बाबा, सत्य वचन। तो फिर तुम फिर कोई भी परामर्श पर विचार नहीं करोगे? बाबा, मैं सदा शुद्धाचारी आपकी संतान हूं। प्रणाम बाबा। गोरा आनंदमयी और कृष्ण दयाल की संतान एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण घर में जन्म लेता है। वह एक बुद्धिमान और अत्यधिक आदर्शवादी युवा है, जिसने राष्ट्रवाद की प्रबल भावना और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रति खुद को समर्पित किया है। वह ब्राह्म समाज पृष्ठभूमि से आते हैं। तत्पश्चात हिंदू धर्म के गहरे तत्व में खुद को दोबारा आविष्कार करते हैं।
आत्मखोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा से गुजरते हैं। गोरा का आदर्शवाद अक्सर उसे सामाजिक मानदंडों और परंपराओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह एक विवादास्पद और बहसकारी व्यक्ति बन जाता है। अरे बाबा, आराम से धीरे धीरे। उफ, राधा, बाबा तुम्हें चोट तो नहीं आई? राधा तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं बाबा, नहीं आपको? अरे अरे अरे, संभल के। आपको चोट तो नहीं लगी? आराम से। जी आइए ना, मेरा घर सामने ही है, थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा। यहाँ कोई डॉक्टर मिलेंगे क्या आसपास? পাখির পায় কমনে আসে যায় এই খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়। यह है विनय भूषण चट्टोपाध्याय, गोरा के घनिष्ठ मित्र, जो गोरा की मां आनंदमयी को ही मां कहकर पुकारते हैं। कलकत्ता में पला बढ़ा विनय का परिचय पुस्तकों से अधिक है और कॉलेज में उनको छात्रवृत्ति भी मिली थी। विनय हिंदू परंपराओं और मूल्य को बढ़ावा देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। गोरा के साथ विनय की बातचीत सौहार्द और संघर्ष, उनकी मान्यताओं और मतभेदों को उजागर करते हैं। परेश बाबू के ब्राह्म समाजी परिवार से जान पहचान और हृदयता गोरा की नजर में विनय के लिए आशंका व्यक्त करती है, परंतु जीवन का मार्ग तय करने वाले की योजना कुछ और ही थी। जिंदगी में पहली बार कोई नारी को इतना करीब से देखकर विनय मंत्रमुग्ध हो गया और सृष्टि की इस अपूर्व महिमा को एकटक निहारता रहा। जब आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो अपना नाम भी बता दीजिए, जिससे हम आपको आपके काम से नहीं, नाम से याद रख सके। जी, विनय भूषण चट्टोपाध्याय। मैं परेश भट्टाचार्य, आपके मकान से थोड़ी ही दूर 78 नंबर मकान में रहता हूँ। कभी घर आइए, खुशी होगी। जी। वो मैं डॉक्टर की फीस घर जाकर आपको भिजवा दूंगी। आप रहने दीजिए ना।
आइए ना विनय बाबू, आइए आइए, बैठिए ना। आप मेरी बेटियों से तो नहीं मिले? ललिता, बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ। बेटी, तुम्हारी वो अंग्रेजी कविता मुझे याद नहीं है माँ। उसे सब याद है विनय बाबू, असल में लोगों के सामने जरा शर्माती है। जी होता है। लावण्या, सुधीर, बेटा लीला, कहाँ गए तुम सब? हाँ माँ। जी मौसी। यस मॉम। अरे वाह, यह तो अति सुंदर लिखावट है। मेरी बेटियां थॉमस मोर और लॉन्गफेलो की कविताओं से बहुत प्रभावित हैं और उन्हें पियानो बजाना भी बखूबी आता है। मिसेस ब्राउनलो इन्हें पियानो बजाना सिखाती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वाइफ। नमस्ते। आपको शायद एक दो बार ब्राह्मण समाज के बैठकों में देखा है ना? जी हाँ, मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। आप क्या कॉलेज में पढ़ते हैं? माँ, विनय बाबू की सारी पढ़ाई खत्म हो गई है। जी, मैंने एमए किया है। अरे वाह। यह है परेश बाबू की पत्नी बरदा सुंदरी, जो कट्टर ब्राह्म समाजी विचारों की अनुगामी है। वह ब्राह्म और अब्राह्म के भेदभाव को बहुत समझदारी से सतर्क होकर मानती है। हिंदुओं के कुसंस्कार और छुआछूत के मामलों को वह कट्टर घृणा करती है। दूर दूर तक अपनी 3 बेटियों को वह कड़ी निगरानी से ब्राह्म मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। सुचरिता और सतीश उनकी संतान नहीं है। वे परेश बाबू के मित्र रामशरण की अनाथ संतान हैं, जिनकी परवरिश परेश बाबू की छत्रछाया में ही हुई है। पर बरदा सुंदरी ने सुचरिता का असली नाम राधा रानी से बदलकर अपनी बेटियों के साथ मिलाकर नाम रखा सुचरिता, क्योंकि वह नाम मॉडर्न है। सुचरिता बहुगुण संपन्ना होने के बावजूद भी बरदा सुंदरी उसे सही तरह अपना नहीं पाई। मां से अधिक पिता से ही उनकी घनिष्ठता ज्यादा है। इसके अलावा इस घर में रहते हैं सुधीर, जो इनकी मौसी का बेटा है। कॉलेज में पढ़ने वाला यह नौजवान ब्राह्म धर्म के हर एक सभा में जरूर उपस्थित रहता है। इस घर में आने वाले हर किसी शख्स को बरदा सुंदरी अपनी बेटियों की गुण कथा अवश्य ही सुनाती है। लेकिन हिंदू होने के बावजूद विनय बाबू पर उनका विशेष आकर्षण कुछ तो इशारा करता है। सती प्रथा, जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा एवं औरतों के दमन और उत्पीड़न जैसी कुप्रथाओं के विरोध में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में शिक्षित भारतीयों ने ब्राह्म समाज की स्थापना की। पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित इन शिक्षित नागरिकों ने समाज में हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध कर निराकार प्रभु की उपासना का प्रचलन किया, क्योंकि वो जान गए थे कि पूरा का पूरा हिंदू समाज ही मिट जाएगा कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को नहीं मिटाए तो। हमारा ब्राह्म समाज पवित्रता और बौद्धिक अनुशासन से प्रतिबद्ध है और हिंदू समाज आज भी वही सरी गली रीति रिवाजों से संपूर्ण लिप्त है। जो उन्नति और प्रगति आज हम समाज में देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता की देन है। गौर मोहन बाबू की जय हो। गौर मोहन बाबू की जय हो। गौर मोहन बाबू की जय हो। आप समाचार पत्र में छपे गौर मोहन बाबू के लेख की चर्चा कर रहे हैं ना?
तो पुरुषों की भांति निडर होके उनसे कहिए ना, फिर देखिए आपकी क्या दशा होगी। ब्रह्म धन का रास्ता ही अंतिम सत्य है। इस महाशय का नाम है हाराण चंद्र नाग। लोग इन्हें पानू बाबू नाम से बुलाते हैं। विद्वान और बुद्धिमान पानू बाबू की ख्याति सारे ब्रह्म समाज में है। वे केशव चंद्र सेन के अनुगामी हैं और ब्रह्म समाज का एक उज्जवल भविष्य के कर्णधार भी हैं। परेश बाबू के घर में भी इनका काफी सम्मान है, पर बरदा सुंदरी की नजर में पानू बाबू केवल स्कूल मास्टर ही हैं, जो उनकी बेटियों की बराबरी नहीं कर सकते। पर हां, सुचरिता के साथ पानू बाबू का विवाह का संवाद हवा में उड़ रहा है। पानू बाबू इस उत्साह में हर रोज ही एक बार जरूर 78 नंबर मकान में आते हैं, परंतु इस उत्साह में सुचरिता कितना शामिल है वो हमें नहीं पता। पानू बाबू एक सुचारू वक्ता और बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक भी हैं। अंग्रेजी भाषा में उनका पांडित्य और देश के बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के साथ परिचय उनको विशेष रूप से गर्वित करता है। और हां, वो दूसरा नौजवान है अविनाश, जो गोरा का खास शिष्य है। गोरा की महान भावना समझने के लायक वह है ही नहीं, परंतु अपनी बुद्धि से वह महान को विकृत बनाकर लोगों तक पहुंचाने में माहिर है। तभी आम लोगों के बीच अविनाश काफी प्रसिद्ध है। ब्रह्मो समाज समाज को तोड़ रहे हैं, उसके नियम नहीं मान रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि उसकी निंदा भी नहीं हो सकती। यह कहां का न्याय है? तुम्हें भय किस बात का है? उनके आमंत्रण के बाद भी मैं तो गया नहीं हूं वहां पे। तुम वहां गए नहीं, ये भूल नहीं पा रहे हो, और उठते बैठते यही सोच रहे हो मैं वहां नहीं गया। अरे इससे बेहतर तो तुम वहां चले जाते। तुम क्या चाहते हो, मैं चला जाऊं? नहीं, सचेत कर रहा हूं। जिस दिन तुम वहां जाओगे, अगले ही दिन ब्रह्मो समाज के रजिस्टर में अपना नाम लिखाकर दिग्विजयी होकर वापस आओगे। प्रणाम दादा। इधर बिजली गिर रही है क्या? हैं? तो फिर आज मसला क्या है? अंग्रेजों को खदेड़ने का कोई नया प्लान? तभी इतना गर्जन। बातें करवा लो इनसे जितनी मर्जी। जब भी इस घर में घोड़ा की आवाज गूंजती है ना, मैं समझ जाती हूँ कि बिनोय आया है। कैसी हो माँ? इतने दिनों तू आया क्यों नहीं? स्वास्थ्य तो ठीक था ना? माँ, अब बहुत से कारण होंगे जब विनय अनुपस्थित होगा। विनय अकेले तुम्हारा थोड़ा ही ना है। विनय का मन कहीं और लग गया है माँ। क्या बकवास कर रहे हो? उफ बेटा, किसी के मन के उथल पुथल का मजाक नहीं उड़ाते। चल बिनोय, खाना तैयार है। नहीं माँ, ये संभव नहीं। तुम्हारा खाना वो ईसाई दासी लक्ष्मियां बनाती है। विनय वहां अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। अरे वाह, मैंने तुझे तो नहीं बुलाया खाना खाने के लिए। तेरी सख्त शुद्धचारिता का मुझे पता है। मेरा बिनोय तेरे जैसा कट्टर नहीं है। माँ, जब तक तुम वो लक्ष्मियां को नहीं निकाल देती, विनय तुम्हारे वहां भोजन ग्रहण नहीं करेगा। तू ये सब कैसे कह सकता है बेटा? बचपन से उसने तुझे खिलाया, उसके हाथों पले बड़े हो तुम बेटा। उसकी सेवा तू कैसे भूल सकता है? माँ, उसे पेंशन दे दीजिए।
जमीन जायदाद जो मन में आए दे दीजिए, किंतु उसे यहाँ शरण मत दीजिए। बेटा, क्या पैसे देकर साढ़े एहसान का बदला चुकाया जा सकता है? अरे अरे पगले, वो तो तुझे इतना स्नेह करती है कि तुझे अगर ना देखे तो मर जाएगी बेचारी। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, पर विनय तुम्हारे वहां अन्न ग्रहण नहीं करेगा। बेटा, मैं तेरे पिताजी से भी अधिक शुद्धाचारी थी, पर अब उफ माँ, आप शास्त्र ना मानो, परंतु स्नेह को तो मान देना ही होगा ना। ये तो मुझे समझा रहा है। जिस दिन मैंने पहली बार तुझे सीने से लगाया था ना, उसी दिन महसूस किया था कि कोई भी जात लेकर पैदा नहीं होता, और उसी दिन मैं जात पात से मुक्त हो गई थी, और ये भी समझ गई थी किसी को नीच जात का कहकर अगर घृणा करो तो ईश्वर तुझे भी मुझसे छीन लेंगे। आनंदमयी विश्व मातृत्व का एक अनोखा प्रतिबिंब है। वह गौरा की मां, महीम की सौतेली मां और विनय की मुंह बोली मां है। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सर्व संस्कार मुक्त यह नारी गोरा के जीवन को एक दार्शनिक मात्रा देती है। उनकी शिक्षाएं गोरा की संकीर्णता को बार बार चुनौती देती है। उदारता की प्रतिमूर्ति आनंदमयी नाटक में सत्य और मानवता के सही मार्ग को बार बार दर्शाती रही। মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। নিজের করিতে গৌরবদান, নিজের কে বলি করি অপমান। নিজের করিতে গৌরবদান, নিজের কে বলি করি অপমান। আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। आज पानू बाबू आए तो उनसे सुचरिता की शादी की बात अवश्य कीजिएगा। हाँ, पर राधा का भी अभिमत जानना जरूरी है। बाबा बाबा, देखो आज हमारे घर कौन आया है। अरे आइए आइए विनय बाबू, आइए। आइए विनय बाबू, आइए बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है परेश बाबू? बस उसी दिन थोड़ा चक्कर आया था। अरे सुचरिता, विनय बाबू को चाय तो दो। हाँ माँ। बाबू, एक महाशय आए हैं,
ये पत्र दिया है उन्होंने? गौर मोहन चट्टोपाध्याय, उन्हें अंदर ले आओ। ये कौन महाशय है? अरे मेरे कॉलेज का मित्र, वो कृष्णदयाल का बेटा। प्रणाम। अरे आइए आइए, अंदर आइए। रामदीन, कुर्सी ले आओ। आइए प्लीज़ बैठिए। आप हैं गौर मोहन बाबू, मेरे मित्र के बेटे। प्रणाम। कॉलेज के दिनों में मेरी और कृष्णदयाल की जोड़ी परंपरा विरोधी मानी जाती थी। मैं संस्कार तोड़ने को बहादुरी समझता था और वो मेरे विपरीत। वैसे अब आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, अब वो हिंदू धर्म के नियमों की कड़ाई से पालना करते हैं। क्या लज्जा नहीं आती उन्हें? एक समय तो वो ब्राह्मो समाजी थे ना? वो तो मैं भी था। जहां तक लज्जा की बात है, वो तो चरित्र की दुर्बलता है। तो अब आप लोग साकार उपासना में विश्वास करते हैं? मूर्ति पूजा यानी आकार, आकार से ही निराकार का महत्व समझ में आता है। लेकिन आकार का विस्तार तो सीमित है गौर मोहन बाबू। बिना सीमा के तो कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं। निराकार को देखने के लिए भी आकार की आवश्यकता होती है, और जो दिखता नहीं वो तो अधूरा है। माँ, चाय, आपकी चाय। आप यहाँ कुछ लेंगे नहीं? जी नहीं। क्यों? जात चली जाएगी? जी हाँ। आप जात पात में विश्वास करते हैं? मैं समाज के सभी नियमों का पालन करता हूँ। अगर नियम नहीं मानेंगे तो समाज टूटेगा। तो इसमें बुरा क्या है? माँ, इस फालतू की बहस को रहने दो ना। उन्हें नहीं पीना तो बस। विनय बाबू, आप एक और कप चाय लेंगे क्या? जी ले लूँगा। मुझे एक कप कड़क चाय मिल सकती है क्या? अरे पानू बाबू, सुचरिता, पानू बाबू को भी चाय देना। जी माँ। पानू बाबू, आप हैं? हम पहले से ही परिचित हैं। गौर मोहन बाबू पहले हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े जोशीले सदस्य हुआ करते थे। अरे पानू बाबू, आप सत्येंद्रनाथ बाबू के अभिनंदन सभा में दिखे नहीं? पहले भारतीय है जो आईसीएस परीक्षा में सफल हुए हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल प्रोग्राम था। परीक्षा में जो जितना भी सफल हो जाए, पर कोई भी भारतीय किसी भी बड़े काम के लायक नहीं है। क्या यही आपकी राय है? और आप यहाँ आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं? तो फिर क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हमारा समाज निकृष्ट है। कितने ओछे हैं आपके विचार। ये चाय कैसे गले से उतर रही है आपके? जस्ट बिहेव योरसेल्फ। जब तक समाज में बुरे रिवाज बरकरार रहेंगे, उस समाज का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता है। अंग्रेजी किताबों से मिला आपका ज्ञान अधूरा है पानू बाबू। जिस दिन आप अंग्रेजी कुप्रथाओं के बारे में इतने ही ऊंचे स्वर में बात कर सकेंगे, उस दिन मैं आपके मुंह से समाज के बारे में कोई भी टिप्पणी सुनने को तैयार हूं। चलिए विनय बाबू, हम लोग भीतर चलते हैं। ललिता, लावण्य, लीला, सुधी, चलो अंदर, सब चलो। कृष्णदयाल और मैं बचपन के दोस्त थे। वो बात अलग है कि आज हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन बचपन की दोस्ती को भुलाया तो नहीं जा सकता। तुम मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आना बेटा। प्रणाम। परेश बाबू, आप हर अरे गरे के साथ अपने जवान लड़कियों को मिलाते रहते, ये अच्छी बात नहीं है। पानू बाबू, अगर बाबा की यही राय होती ना, तो शायद आपसे भी हमारी मुलाकात नहीं होती। पानू बाबू, मेरा मानना है कि मेरी बच्चियों को हर तरह की विचारधारा से परिचित होना चाहिए, जिससे उनकी एक अपनी राय बन सके। बाबा बाबा,
आइए देखिए, माँ ने आज छत पर कितने अच्छे नाश्ते का आयोजन किया है। अरे विनय बाबू के वे मित्र कहाँ चले गए? चलिए चलिए पानू बाबू, चलिए। Oh, yes, yes. Come on, Sucharita. Let us have a British breakfast together. आप लोग चलिए बाबा, मैं आती हूँ। जिन्हें आप गंवार कहते हैं ना, मैं उन्हीं के साथ हूं। जिसे आप कुसंस्कार कहते हैं, वही मेरे संस्कार हैं। पानू बाबू, जिस दिन आप इस देश से प्रेम करने लगेंगे और देशवासियों के साथ सुख दुख बांटना सीख जाएंगे, उस दिन मैं आपके मुंह से समाज के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार हूं। आप अपने आप को इस कुसंस्कारी समाज से अलग मानते हैं क्या? ऐसे कुसंस्कारों को जड़ से फेंक देने से ही समाज में एका होगा? हंसी आती है मुझे आपकी मूर्खता पे। सभी जाति सभी समाज में अधूरापन है, पर जहां जाति प्रेम है वहां समाज और जाति दोनों सबल होते हैं। अरे किसके ख्याल में पड़ गई दीदी? पानू बाबू? हट। वैसे विनय बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना? शरीफ तो है, लेकिन वो गौर मोहन बाबू बड़े अहंकारी और बददिमाग किस्म के लगे मुझे। नहीं दीदी? हाँ, थोड़े कठोर तो है, पर कुछ तो अलग है ना उनमें। अरे गोरा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें अंदर खोज रहा था। आपसे कोई भूल हुई है। मैं गौर मोहन, एक कुसंस्कारी हिंदू। फिर मैं उसी कुसंस्कारी का प्राण प्रिय बंधु विनय भूषण। आइए बैठिए। तुम्हारा परेश बाबू के वहां आना जाना शुरू हो गया है, बताया नहीं? इसमें बताने वाला कुछ था ही नहीं। मैं उस दिन उनके वहां पहली बार गया था। घुस तो गए हो, निकल पाओगे? अच्छा ये बताओ, चाय कैसी लगी? कड़वी थी, लेकिन उनके आदर को मान ना देना और भी ज्यादा कड़वा होता। उनके दिल को ठेस पहुंचता। दिल? परेश बाबू की बेटी को चाय के लिए मना कर देने से
तुम्हारे दिल को चोट पहुंचती है और हमारे देश की परंपराओं का अपमान देखकर मेरा दिल टूटा जाता है। अगर एक प्याली चाय पीने से भारतवर्ष का अपमान हो जाता है तो भारत को वैसी अपमान की जरूरत है। बिनोय, बिनोय, माँ ने बताया तुम यहाँ पर ही हो, तभी आ गया हूँ। कुछ खास बात करनी है तुमसे। जी जी दादा, बताइए। मने थोड़ा सा। मैं चलता हूँ दादा, आप खास बात कर लीजिए। प्रणाम। चल बैठ के बात करते हैं। जी दादा। भाई विनय, आज मैं एक खास वजह से आया हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। हाँ दादा, कहिए ना, कैसी मदद? ये सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही संभव है विनय। दादा, मैं तो आपके परिवार का ही सदस्य हूँ। वो तो है, वो तो है। वो मेरी बेटी शशिमुखी को तो तुम जानते हो ना? हाँ। उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना। मेरे रातों की नींद हराम हो गई है। कहीं गलत लड़के के हाथ पड़ गई तो फिर। पर दादा, अभी तो वो बहुत छोटी है। तुम्हारे अपनी बेटी होती ना तो ये नहीं सोचते। बस विनय, मुझे तुम्हारा आश्वासन चाहिए। मेरी बेचैनी अपने आप दूर हो जाएगी। दादा, मैं कोलकाता शहर में वैसे ज्यादा किसी को जानता नहीं हूँ, फिर भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। विनय, बाहर क्या ढूंढना है? मेरी बेटी को मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। बस माँ मत करना, ना मत करना। दादा, मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। तो लो ना। मैंने तो आज ही दिन स्थिर नहीं किया है ना। शशि, तेरी माँ को एक बार बुलाना, तो एक खुशखबरी देनी है। विनय बाबू, आज आपको हमारे घर चलना ही होगा। अरे सतीश बाबू, आप? पर सतीश बाबू, आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा काम है। लेकिन आज तो लीला का जन्मदिन है, आज आपको जाना ही पड़ेगा विनय बाबू। दीदी भी आपके बारे में पूछ रही थी। माँ ने भी आपको आमंत्रण भेजा है। चलिए ना विनय बाबू, चलिए। अरे सतीश बाबू, नहीं, मुझे कपड़े बदलने का मौका तो दीजिए। नहीं विनय बाबू, आपको चलना ही होगा। देखो, चलना ही होगा विनय बाबू।
वाह, क्या खूब गाती हो तुम। ये फूल जितना भी खूबसूरत हो, पर तुम्हारी मधुर गीत की बराबरी नहीं कर सकता। आइए बैठिए। अरे सुचरिता, तुम भी बैठो। आज तुम्हारे सामने ही मैं सब कुछ कहना चाहता हूं। जी बताइए। परेश बाबू, समाज में मेरी और सुचरिता की शादी के बाद चर्चा में है, तो इसमें देर क्यों की जाए? बाबा, मैं आपके स्नान का पानी गर्म करती हूँ, देर मत करना। देखिए पानू बाबू, शादी दो हृदय का मिलन है और राधा को पूछे बिना इस विषय में बात करना अन्याय है। इस पर तो आपने बड़े बड़े लेख भी लिखे हैं। हाँ, पर यह बात सुचरिता पे लागू नहीं होती है, क्योंकि उसके सोच और दिमाग दोनों ही मेरे विचारों से मिलते जुलते हैं। चलिए, आपके विचार को आधार मानते हुए हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए, है ना? हाँ, अब ये भी ठीक है। हिंदू घर में होती तो अब तक शादी क्या, 2 बच्चों की माँ बन गई होती। और ये बात तो सुचरिता भी जानती है कि उसकी शादी तय है। लेकिन उस दिन छत पर जो बहस छिड़ी, मुझे लगता है राधा रानी का मन पानू बाबू से नहीं मिलता। अरे, पानू बाबू जैसे विद्वान और धार्मिक व्यक्ति सुचरिता को पसंद करते हैं, ये कोई मामूली बात है क्या? हमारी पसंद के लड़के को ना कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। और आप इस तरह अगर सुचरिता को सर चढ़ाते रहेंगे तो कल उसके लिए लड़का नहीं मिलेगा। मैं खुद ही जाकर सुचरिता की राय जान लेती हूँ। जो तो सब बड़ा बड़ी। पानू बाबू, हमें थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। दादा, आपने बुलाया? देखो गोरा, तुम्हारे भतीजी अब शादी की उम्र की हो गई है। शशि मुखी के शादी के लिए काका का भी तो कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? तुम तो देश के उद्धार में ही लगे हुए हो। तुम्हें मालूम भी है आजकल योग्य वर ढूंढना कितना मुश्किल काम है। बाजार में दूल्हे की कीमत तो पूछो ही मत। देखो, मैंने विनय से बात की है। तुम्हारा दोस्त है, दहेज मांगने का साहस नहीं कर पाएगा। विनय शादी क्यों करेगा? अरे कैसे हिंदू हो भाई तुम? शास्त्र के अनुसार विवाह ब्राह्मण का सामाजिक कर्तव्य है। चलो, मैं विनय का मन टटोल कर देखता हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी बात नहीं टाल पाएगा। ठीक है दादा। और सुनो, माँ से इस बात की जिक्र मत करना, ठीक है? वाह, अब मैं शादी की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। अरे अरे गोड़ा, गोड़ा कहाँ जाने लगा बेटा? मैंने आज अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया।
अरे माँ, दो बेटे के लिए अलग विचार क्यों? अरे ना ना, तू भी स्नान करके आ बेटा। मैं जल्दी स्नान करके आता हूँ। अरे ओ शशिमुखी, अरे ओ शशिमुखी, तेरी माँ को एक बार बुलाना तो। सुबह बिनोय आया था, तुझसे मुलाकात हुई? मैंने उसे खाने को कहा पर मना कर दिया। पता नहीं उसके मन में क्या कष्ट है। बेटा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। ईश्वर ने तरह तरह के इंसान बनाए, परंतु उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि सभी को एक ही मार्ग पर चलना चाहिए। बिनोय तुझे बहुत मानता है बेटा, अपने से भी ज़्यादा, इसलिए सब कुछ सह लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी राह पर उसको चलाने के लिए उस पर जोर जबरदस्ती करे। माँ, थोड़ा दूध देना। बेटा, मेरी बात मानो, बिनोय से मत झगड़ो बेटा। मेरी नज़र में तुम दोनों भाई जैसे हो, और तुम दोनों में मनमुटाव मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर माँ, अगर वही मित्र बंधन तोड़ना चाहे तो मैं उसे जोड़ने का प्रयास क्यों करूं? देखो बेटा, तुम दोनों के बीच क्या हुआ ये मैं नहीं जानती। दो नाव में पांव रखने वाले के साथ मेरी नहीं निभेगी माँ। उफ, आखिर हुआ क्या है? क्या अपराध किया है उस बेचारे ने? ब्राह्मण समाज में उसका आना जाना है, बस यही ना? माँ, ये एक लंबी कहानी है। इतनी जिद्दी हो ना तुम गोरा। बिनोय तेरा परम मित्र है, इसलिए उसका अहमियत कम है क्या? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है बेटा? कहाँ जा रहा है? विनय के पास। अरे पगले, खाना तो खत्म कर ले। मैं विनय को बुला कर लाता हूँ माँ। हाँ। एक साथ खाना खाएंगे। अच्छा। আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে, হারায় সেই মানুষে, হারায় সেই মানুষে, তার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে, আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে, কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে। अच्छा विनय बाबू, आपके मित्र गौर मोहन बाबू तो शायद हमारे घर और कभी नहीं आएंगे, है ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम औरतें बेपर्दा हैं, उठते बैठते मर्दों के साथ बातें करते हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि गोरा कहता है कि औरतें अपने घर के कामों में पूरी तरह ना जुटें तो उनका कर्तव्य पालन नहीं होता। अच्छा, तब तो हम औरतों और मर्दों को समाज में अपनी अपनी जगह बांट लेनी चाहिए, है ना विनय बाबू? गोरा हम और आप जैसा मामूली आदमी नहीं है। हम लोग तो अपने समाज की रीतियों को तुच्छ मानने लगे थे, लेकिन गोरा इन सब को रोकने के लिए खड़ा हुआ। वो कहते हैं कि हमें अपने देश को और देशवासियों को
पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनाना पड़ेगा, और तब स्वाभाविक रूप से अपने आप ही सफाई होने लगेगी। पर ये अपने आप ही होना होता तो आपको नहीं लगता अब तक हो जाता? गोरा पूरे समाज को जगाने में लगा हुआ है। एक वही है जो हिमालय की तरह खड़ा हुआ है और गरज रहा है कि आत्मनय विद्धि, मतलब खुद को जगाओ। विनय बाबू, देखिए, जिस तरह आपके दोस्त सोचते हैं उस तरह एक आम आदमी नहीं सोचता। परेश बाबू, हम लोग तो सच्चाई को खंडित करके देखते हैं, और गोरा की खासियत यही है कि वह सत्य को संपूर्णता में देख सकता है। हमारे देश में परम हिंदू मानकर जो घमंड करते हैं, आप गोरा को उनमें मत सोचिएगा। वो हिंदू धर्म के कोई भी रीति रिवाज को अनादर नहीं करता, पर बहुत कम ही उन्हें मानता है। पर उन्हें देख के तो लगता है कि छुआछूत के मामले में काफी सतर्क होकर चलते हैं। उसकी यही तो खासियत है। अगर गोरा से पूछा जाए तो वह यह फौरन मान जाएगा कि वह हर रीति रिवाज को मानता है, पर यह सब ऊपरी सत्य है। उसको पता है हिंदू धर्म के ऊपरी नियमों को पालन करे बिना वह अज्ञानता से भरे भारतवर्ष को कभी अपना नहीं पाएगा। और इसी वजह से तो वह मेरे सामने भी कोई ढिलाई जाहिर नहीं करता। ब्राह्मो समाज में ऐसे बहुत से हैं जो हिंदू धर्म की संपूर्णता समझे बिना उसे खारिज करते हैं। दरअसल उनके लिए सत्य उतना ही है जितना वो जानते हैं, और ऐसे ही लोगों को कट्टरपंथी कहा जाता है। जिनका सत्य पर विश्वास है वो कभी जबरदस्ती नहीं करते। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं निस्वार्थ सत्य को नमन कर सकूं, चाहे वो ब्रह्मो समाज में हो चाहे मंदिर में। अरे अरे सुनो, तुम लोग सारे धैर्य से बैठो। सुनो, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में चल रहे विश्व धर्म महासभा में क्या वक्तव्य रखने जा रहे हैं। Sisters and brothers of America,
It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. और इस तरह उन्होंने विश्व में भारत की संपूर्ण छवि बदल दी। और इसी संदर्भ में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से 2 श्लोकों का उल्लेख भी किया है। हिंदू धर्म कितना महान, कितना प्राचीन और कितना परिपूर्ण है, जिसके वक्ष में सारे धर्मों को शरण मिली है। न्यूयॉर्क हेरोल्ड कहता है कि निश्चय ही स्वामी विवेकानंद धर्म महासभा के सबसे महान व्यक्ति हैं। उन्हें सुनने के पश्चात हमें बोध हुआ कि हम कितने मूर्ख थे जो इतने महान देश में अपनी मिशनरी भेज रहे थे। आगे सुनो। गौरमोहन बाबू, आपके मित्र आए हैं। तुम सब अभी जाओ, बाद में बात करते हैं। विनय, दादा आजकल उठते बैठते तुम्हारे साथ शशि के ब्याह की बात कर रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है? पहले ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे मित्र हो, मुझे क्या आपत्ति होगी? पहले तो आपत्ति थी, हम दोनों अविवाहित रहेंगे, यह तो तय ही था ना। लेकिन अब यह तय हुआ है कि तुम ब्याह करोगे, मैं नहीं। पर मैं बाल विवाह नहीं करूंगा, और इस विषय में तुमसे बात करने के लिए ही मैं यहां आया हूं। अच्छा। हम भारतवर्ष को अधूरे रूप में देखते हैं। क्या मतलब? हम यही मानते हैं कि भारतवर्ष सिर्फ पुरुषों का देश है, हम औरतों को उसका हिस्सा मानते ही नहीं। अच्छा, तो तुम भी अब अंग्रेजों की तरह नारी को हर एक क्षेत्र में देखना चाहते हो? सवाल अंग्रेजों की तरह देखने का नहीं है। हम भारतवर्ष के बारे में जब भी सोचते हैं, वहां औरतों का कोई वजूद ही नहीं है। देश नारीहीन है, और फिर यह समाज कैसे संपूर्ण है? मैंने अपनी मां को अच्छी तरह देखकर, जानकर, समझकर नारी को अच्छी तरह से समझ लिया है। जिस दिन हम नारी को अपने घर के बाहर देख पाएंगे, तब शायद ऐसा भ्रम नहीं होगा। नारी के विषय में तुम आजकल मुझसे ज्यादा ही जागरूक हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी राय मुझ पर थोप दो। इस विषय में हमारी राय भिन्न ही अच्छी है, समझे? प्रणाम दादा। प्रणाम। देखो, इधर तैयारियां सब जोरों से चल रही है। बस तुम्हारे काका महाशय की रजामंदी का इंतजार है। तुमने वो पत्र तो उन्हें डाल दिया था ना? नहीं दादा, अभी तो नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं। उनका पूरा नाम थोड़ा बताना। उफ, दादा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अश्विन कार्तिक माह में तो विवाह वैसे ही नहीं हो सकता। विनय, जब तुमने दादा को एक बार वचन दे ही दिया है, तो अब उन्हें दुविधा में डालकर परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने वचन दिया था, यह जबरदस्ती लिया गया था। किसने लिया? तुमने लिया। और किसने? 2-4 बार तुमसे इस विषय में बात क्या की, और तुम उसे जबरदस्ती कहते हो? वाह! अरे सुनो, तुम अपना वचन वापस ले सकते हो। नहीं, सुनो तो सही। दादा, मैंने कहा था ना, शशिमुखी और विनय का विवाह संभव है। नहीं कहा तो था, पर सुनो एक बार। मैं देखिए, शादी करवाना मेरा काम नहीं, मेरा समय बहुत मूल्यवान है। विनय। प्रणाम दादा।
अच्छा सतीश, तू एक बात तो बता। तू सुधीर को दादा कहता है, पर विनय बाबू को क्यों नहीं? अरे सुधीर तो मेरे दादा है, पर विनय बाबू तो मेरे दोस्त है। ओह अच्छा। तो तेरा दोस्त हमें सर्कस लेकर जाएगा क्या? तू जरा पूछ कर तो बताना। अरे उस दिन उन्होंने तो खुद ही बताया था कि मुझे सर्कस ले जाएंगे। मुझे मतलब? वो कहते हैं कि लड़कियां बाघ देखकर डर जाएंगी। अच्छा, इतनी बड़ी बात? तो फिर तो उनको हमें लेकर जाना ही पड़ेगा। वो खुद डरपोक अपने मित्र के डर से दिन रात चूहे बने रहते हैं, और हमें कहते हैं डरपोक। अरे ललिता, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर ब्राउनलो सर की चिट्ठी। उन्होंने हम सबको क्रिसमस के दिन उनके बांग्लो में पार्टी और मनोरंजक कार्यक्रम के लिए बुलाया है। अब हमें पूरी तैयारी के साथ वहां जाना पड़ेगा। अच्छा, ये सुचरिता, लावण्य, लीला, सुधीर, ये सब कहाँ है? अरे पानू बाबू, आज आप समिति की बैठक में नहीं आए? अरे मैं उससे कहीं बड़ा काम करके आ रहा हूँ। ये देखिए, हाँ, बड़ौदा बहुत खुश होगी। ये सब नाटक वगैरह में उसका उत्साह मेरे से कहीं ज्यादा है। ब्राउनलो सर को मेरा नमस्कार कहना। ढाका में उनसे मेरा पहली बार परिचय हुआ था। चलिए बैठिए बैठिए। बाबू, विनय बाबू और गौर मोहन बाबू आए हैं। उनको अंदर बुला लो। अरे राधा, तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं अंदर जा रही थी बाबा। अरे विनय बाबू और गौर मोहन बाबू पराए थोड़ी ही हैं। बैठो। अरे आइए आइए, कैसे हैं आप? जी प्रणाम। कृष्णदयाल जी कैसे हैं? और विनय बाबू आप? बाबा ठीक हैं। अच्छा, मुझे बड़ौदा को लेने बाहर जाना होगा। जल्दी ही आ जाऊंगा। राधा, ध्यान रखना इनका। जी बाबा। सतीश कहीं नजर नहीं आ रहा है? दरअसल नाटक का रिहर्सल प्लान बनाने में लगा होगा। नाटक? हम लोग असल में, देखिए ना, इसे कहते हैं सहयोग। परेश बाबू की बेटियों के अंग्रेजी साहित्य और कविता के प्रति लगाव को देखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर ब्राउनलो की पत्नी ने उन्हें इस साल के मेले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने एक अंग्रेजी नाटक पेश करने की गुजारिश की है। असल में जब हम लोग ढाका में थे तो बाबा की मुलाकात मिस्टर ब्राउनलो से हुई, तो धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। अच्छा। मिस्टर ब्राउनलो परेश बाबू की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी और बेटियों को पर्दे के पीछे नहीं रखा है जैसे कि दूसरे रूढ़िवादी हिंदू करते हैं। आप लोग नाटक देखने आएंगे ना? जी? जी नहीं। कैसे आएंगे? हमारे इतने कुसंस्कार और कुरीतियां है कि हम हिंदू अंग्रेजों के साथ बैठने उठने के लायक ही नहीं। अगर हम इतने ही अयोग्य हैं तो फिर अंग्रेजी संगत के लिए ललचाना कितनी लज्जा की बात है। लेकिन जो लायक है उन्हें अंग्रेज बहुत इज्जत करते हैं, जैसे कि परेश बाबू का परिवार। किसी एक व्यक्ति के सम्मान से अगर संपूर्ण भारतवर्ष का अपमान होता है तो मेरे लिए ये वो सम्मान अपमान के बराबर है। देखिए, आपके रीति रिवाजों पर हमारा विश्वास नहीं है, और अब किसको क्या मानते हैं वो आपका व्यक्तिगत राय है। आप नहीं मानते तो ये आपकी गलती है। आपकी कोई आत्मश्रद्धा है ही नहीं।
बेकार की बातों में मैं आप जैसे लोगों को अपने मुंह नहीं लगाता। सुचरिता, सुचरिता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरा इस कमरे में आना। विनय बाबू, सतीश आपको बहुत याद करता है। सुन रही हो सुचरिता? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पानू बाबू, जब बाबा आ जाएंगे तब बात भी हो जाएगी। गोरा, हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं, आप लोग बैठिए ना। बाबा ने आप लोगों को रोकने के लिए कहा है, वो आते ही होंगे। शायद मुझे ही चलना चाहिए। पहले मैं सोचता था कि हम लोग अंग्रेजों के संरक्षण में ही संतुष्ट रहेंगे, लेकिन आज भी अधिकतर लोगों की राय ऐसी ही है। एक दिन मैं भी चला था सरकारी नौकरी ढूंढने, पर गोरा ने मेरा ज़मीर जगाया। देखिए, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाते हैं वो सरकार की शक्ति को अपनी शक्ति मान लेते हैं और अपने आप को आम लोगों से भिन्न और श्रेष्ठ मानने लगते हैं। माफी चाहूंगा, जरा देर हो गई। अब हमें चलना चाहिए। अरे अरे, आज व्यस्तता के कारण बात ही नहीं हो पाई। फुर्सत मिले तो फिर आना। जी जी, जरूर जरूर जरूर। अरे, आप लोग जा रहे हैं क्या? विनय बाबू, आज आपको भोजन करके ही जाना होगा। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपको विनय बाबू की कोई खास ज़रूरत है क्या? जी नहीं। विनय बाबू, रुक जाइए, सरप्राइज है आपके लिए। विनय, तुम रुको, मैं चलता हूं। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। विनय बाबू, आज तो आपका भाग जाना ही ठीक होता। माँ ने आपके तबाही की तरकीब जो निकाली है, नाटक के लिए आपको जो चुना है। मुझसे यह सब नहीं होगा। देखा, मैंने तो माँ से पहले ही कहा था कि आपके दोस्त आपको नाटक में हिस्सा लेने की अनुमति ही नहीं देंगे। आप मेरे दोस्त के पीछे क्यों पड़ी हैं? मैंने जिंदगी में कभी नाटक वाटक किया नहीं है। तो आपको क्या लगा हम जन जन्मांतर से नाटक कर रहे हैं? आप फिक्र क्यों करते हो विनय बाबू, हम हैं ना। दीदी, माँ जी ने खाने के लिए बुलाया है। चल सुधीर,
हम लोग चलते हैं। लोलिता को और थोड़ा टांग खिंचाई करने दे विनय बाबू की। चल चल। अरे जनाब, अभिनय में क्या गुनाह है? अभिनय में कोई गुनाह नहीं, पर मैजिस्ट्रेट के वहां जाकर अभिनय करना मुझे शोभा नहीं देता। और ये राय आपकी है या किसी और की? मैं हमेशा अपनी राय व्यक्त करता हूँ, कभी खुद की जुबानी तो कभी किसी और की शब्दों में। लेकिन आपके दोस्त। चुप, एकदम चुप। हम इतना बहस क्यों कर रहे हैं? कह दीजिए ना कि आप चाहती हैं मैं अभिनय करूं, तो फिर मैं अपनी राय त्याग दूंगा। भला भला मैं क्यों कहने लगी? और अगर सचमुच ही आपकी कोई राय है तो मेरे अनुरोध पर क्यों त्यागेंगे इसे? पर हाँ, राय अपनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी कोई राय नहीं है। मैं बहस में पराजित होकर ही अभिनय करना स्वीकार कर रहा हूं। अब तो खुश है ना आप? सुनिए, वैसे मेरे भाग्य बड़े खराब हैं। बहस में पराजित होकर भी मैं आपको खुश ना देख सका।